गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का डेली होमवर्क सीरीज का सेकेंड क्लास है, यानी कि डेली इंग्लिश डाइजेस्ट का जो आप लोगों को पास प्रोवाइड किया गया है डेली होमवर्क सीरीज के लिए, उसका आज हम लोग सेकेंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास ये सेकेंड डे का पीडीएफ भी है, तो आप दोनों को साथ में रख करके देखें तो ज़्यादा आपको समझ में ये चीज़ आएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, फिर बीच बीच में उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम बातें करेंगे जो इस सेशन में नए हैं। ये एक होमवर्क सीरीज है जिसमें हम लोग अक्सर अपने घर पे बैठ के जब पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश होमवर्क में क्या टारगेट बनाएं, किस तरह से टारगेट बनाएं, इसका कंफ्यूजन अक्सर होता है। कहाँ से करें, किन सारी किताबों को करें इकट्ठा, ये सारे कंफ्यूजन का ये सॉल्यूशन है सीट आपका, है ना, जो मंथली पास खरीदने के बाद बच्चों को प्रिंट मोड में भी मिलता है। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल अभी सर के नोट्स एंड पीडीएफ पे हैं स्टूडेंट जुड़े हुए, उनको ये कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलता है। जो हमारे दूर दराज के स्टूडेंट हैं, जो कहीं ज्वाइन कर लिए हैं या हमारे से पढ़े तो थे लेकिन अभी हमारे साथ नहीं हैं, वो भी चाहें तो उनको प्रिंट आउट करवा करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसमें जो चीज़ें रखते हैं उसमें आप सबको पता है कि क्यूब ग्रामर रिवीजन सेशन एक रखा जाता है, जिसमें हम लोग एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं और वो बढ़िया से सिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वन डे कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम लोगों को आज स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नेम आपके पास मेंशन किया गया है, ईच एवरी वन ए एन। अगर आपको ये 4-5 टर्म दिखाई पड़ते हैं, ईच एवरी वन ए एन, तो उनके साथ जो नाउन आपको रखना चाहिए वो सिंगुलर रखना चाहिए। तो चलिए, अब इस बात को समझ तो बहुत आसानी से गए हैं, अब क्वेश्चन के अंदर हम ये समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम क्रिएट करता है, ये जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन। अब सबको पता है कि एवरी सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे प्रत्येक सीनियर सिटीजन यानी सिंगुलर बोलना था, तो यहाँ पे एस हटाना था। सेकेंड क्वेश्चन है कि द इन्फ्लेशन व्हिच कॉजेज गम्स टू ब्लीड, मतलब इन्फेक्शन जिनके कारण मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है और दांत गिरते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ ए पार्टिकुलर बैक्टीरिया। ये गलत बात है ना, ए के साथ हमको सिंगुलर नाउन रखना चाहिए था, और बैक्टीरिया जो आपने यूज किया है वो क्या है, प्लूरल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक्टीरियम करना पड़ेगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड होता है और बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड होता है। तो बैक्टीरिया जो वर्ड है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, बैक्टीरियम से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपके पास में है, इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वुमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जब क्वेश्चन में इक्वल वर्ड को पढ़ा जाता है तो इसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए था स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आपका आई ई एस का प्रयोग किया गया है उसे हटाना पड़ेगा और यहाँ पे सिंगुलर में बाई लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा था ईच बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए था, फिर वही गलती किया है, ईच के हिसाब से नाउन सिंगुलर होता है तो ईच बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए था, आंसर बाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, फिर वही गलती है, इक्वल के साथ अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पे बाई का मिस्टेक करके प्लूरल बना दिया गया है, जबकि इक्वल के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन 5 ही इस बार थे, है ना। किसी सेशन में ये क्वेश्चन की संख्या आपको 15-20 मिल सकती है और किसी में सेशन में कुछ कम भी क्वेश्चन रहेंगे। तो एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चन है, हम लोग लगभग वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं इसके आगे का जो मुझे सॉल्यूशन सेक्शन आप लोगों के लिए देना है वो। देखिए, फर्स्ट वाला जो पेज था उसमें आपका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे वनडे कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब जो सेकेंड पेज आपके पास में होगा उसमें आप लोगों को पहले तो स्टडी के लिए यहाँ पर कलेक्शन दिया गया है OWS का, जो थीम बाई वर्ड आपको मिलते हैं, मतलब किसी एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है बच्चों का, और उसको यहाँ पर आपको पेंसिल से लिखना है। अगर आपको याद है आंसर तब, अगर आपको याद नहीं है तो ये पीछे आंसर भी है, आप वहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा था कि गवर्नमेंट बाई वर्स्ट सिटीजन, मतलब ऐसे लोगों का शासन जो भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टों का शासन को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो बात की बात है, आपको यहाँ इंग्लिश में बताना है कि क्या होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैकिस्टोक्रेसी।
तो आप इसे पीछे से अगर कर पाते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको याद इसको ऐसे करना है कि कैकेयी जो थी वो बहुत ही भ्रष्ट महिला थी। कैरेक्टर हम लोगों को जो दिखाया गया उसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही भ्रष्ट महिला थी और उन्होंने रामायण का सूत्रधार एक तरह से कर दिया था। तो भ्रष्ट तंत्र हो गया, भ्रष्टों का शासन, कैकिस्टोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। ऑटोक्रेसी और ऑटोनॉमी 2 वर्ड होते हैं। तो ऑटोक्रेसी मैंने कल बताया था, जो होता था कि एक ही आदमी ही का शासन चल रहा है, उसमें कोई दूसरा आदमी का वो सुनता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसको बोलेंगे ऑटोनॉमी। और ये पॉजिटिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है स्वशासन। तीसरा क्वेश्चन है साइंस ऑफ गवर्नमेंट, जो इस बार एमटीएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, और इसका मतलब होता है पॉलिटिक्स। साइंस ऑफ गवर्नमेंट को नाम दिया जाता है पॉलिटिक्स। चौथा में करा था कि रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में अचानक से अगर बदलाव लाते हैं तो इससे पता चलता है कि जनता जो है वो क्रांति चाहती है, कुछ नया चाहती है, इसीलिए इसका नाम भी होगा रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5वां में करा था कि अगर आपको किसी भी प्रकार के विवादित विषय पर लोगों से विचार जानना होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कश्मीर में ही विशेष राज्य का दर्जा हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात हुई, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला नहीं था, जनता ने भी उसके लिए वोट किए। तो ये जो जनता का किसी विषय पर वोट माना जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह। और हिंदी में तो बोलते हैं जनमत संग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम है ना, जनमत संग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 में करा था कि अगर मान लेते हैं कि एक बार कोई प्रधानमंत्री अभी है, फिर दूसरा प्रधानमंत्री का चुनाव होने के दौरान अक्सर क्या होता है, 15 से 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन कभी कभी गैप हो जाता है शासन में। तो ये जो दो शासन के बीच की जो गैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये सोच करके चलना है कि जैसे सिनेमाज में इंटरवल होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे सिनेमाज में इंटरवल होता है, वैसे ही दो शासन के बीच के जो गैपिंग होता है उसको बोलते हैं इंटरगनम। क्या बोलते हैं, इंटरगनम। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ कुछ वर्ड और डब्ल्यू एस का जो टफ लगता है उनको बार बार आप यूज करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि वन हु गवर्न ए किंगडम ड्यूरिंग द इन्फेंसी या अब्सेंस ऑफ द परफेक्ट रूलर। कहना क्या है कि बाय द वे किसी राजा का अचानक से मृत्यु हो जाता है और उनके राजपाट को संभालने के लिए उनके युवराज जो होते हैं योग्य नहीं होते हैं, उम्र के नहीं होते हैं। तो उस दौरान जो आपका नियुक्त किया जाता है व्यक्ति उस देश का या उस राज्य का शासन करने के लिए, उसे रीजेंट कहा जाता है। अब ये जो होता है राज्य प्रतिनिधि होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, या फिर राज्य प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। राज्य प्रतिनिधि राजा का प्रतिनिधि, और राज्य प्रतिनिधि का मतलब उस साम्राज्य का प्रतिनिधि। तो ये भी आपके लिए नया होगा, तो आप इसको भी रिवीजन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपके लिए नया हो सकता है कि किसी भी राजा या रानी के पति या पत्नी को, यानी उनके जो भी मतलब होते हैं पति, राजा हैं तो उनकी पत्नी को क्या कहेंगे, रानी है तो उनके पति को क्या कहेंगे। जैसे होता है ना कि हम लोग अपने लाइफ में स्पाउस वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो राजा महाराजा में जो पति पत्नी का संबंध होता है उनके लिए यूज होता है कंसोर्ट। क्या यूज होता है, कंसोर्ट। बाकी इनको डिटेल से अगर आपको समझना है तो यहाँ से लिख देता हूं मैं कि सैनिकों के लिए खास करके यूज करते हैं स्पाउस, है ना। सैनिकों की पत्नियों को कहा जाता है स्पाउस। तो अगर हमसे पूछेगा कि किंग या क्वीन के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम लोग बताएंगे कि भाई इनके लिए कंसोर्ट यूज करिएगा। क्या यूज करना है, कंसोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में करा था कि अगर हम कभी भी जनसंख्या का ऑफिशियल नंबरिंग करते हैं तो इसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं और इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है जनगणना। चाहे वो लोगों की संख्या हो या किसी भी प्रकार का जो फैक्ट और फिगर प्रकाशित किया जाता है, इसको हिंदी में आंकड़े बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये होता है जनगणना के या किसी भी प्रकार के आंकड़े। तो आपको यहाँ से खुद ही समझ में आ रहा होगा कि 8 नंबर भी मुझे याद करना पड़ेगा। बाकी तो 7 और 8 के बाद हम लोगों को लगभग वर्ड्स ठीक ठाक ही समझ में आए थे। 6 नंबर भी कुछ बच्चों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन कि हाँ सर अभी तक उतना पॉपुलर मैंने इसको देखा नहीं है। चलिए, तो ये थीम वाइज आपका जो गवर्नमेंट सिस्टम का वर्ड था वो मैंने यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया है। अब यहाँ से देखिए आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें एक थीम से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। और आपका सेकेंड डे आज का क्लास है जिसमें आउट फ्रेज का फिर से मैंने आपको 5 फ्रेज बताया था।
इसके फर्स्ट सेशन में भी हम लोग आउट के 5 फ्रेजेस क्लियर किए थे। अब देखिए पहला जो फ्रेज आज का है कैरी आउट है, जिसका इंग्लिश दे रहा है एग्जीक्यूट, फुलफिल, ओबे। हिंदी सेंस इसका होता है क्या, आदेश को मारना। तो कैरी आउट का हिंदी सेंस आपके पास होता है आदेश पालन करना। अब हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश तो लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो जो हिंदी भाषा स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको समझ में थोड़ा आएगा, है ना, आदेश पालन करना। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन में ज्यादातर ऑर्डर्स रहेगा। ऑब्जेक्ट और हिंट कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको यही चीज मिलेगा, क्वेश्चन में यही चीज मिलेगा कि द ऑर्डर शुड बी कैरिड आउट, है ना, ऐसे करके, या द ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, मस्ट बी ओबेड, ऐसे करके। चलिए तो चौक आउट से ऐसे ही पता चल रहा है कि आप चौक है तो चौक के सहारे कुछ ना कुछ चीजों को क्या करेंगे, उकेर कर समझाएंगे। तो चौक आउट का मतलब जो होता है वो किसी चीज को समझाने के लिए होता है। तो चौक आउट का हिंदी आपके पास में होता है क्या, ड्रा आउटलाइन इन्होंने दिया है, यानी कि समझाना, है ना, क्या करना भाई, योजना वगैरह को समझाना। तो हिंदी हम लोग लिख देंगे योजना समझाना। और वहीं से मुझे पता चल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आएगा वो किसी प्लान को समझाने के सेंस में आएगा। चिकन आउट का मतलब ऐसे ही पता चल रहा है मुर्गी जैसा किसी का दिल है, इसका मतलब है कि आप डर गए। आपको मैंने कहा कि चलोगे रात में कब्रिस्तान जाना था, आप सामने वाला कहेगा भैया मेरे से तो नहीं पार लगा, किसी और को ले लो, यानी कि डर जाना। तो हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं डर जाना। इंग्लिश है टू बी अफ्रेड, और अक्सर है जो कि क्रीमेशन ग्राउंड और ग्रेवयार्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका आएगा। चर्न आउट जो है वो थोड़ा कम यूज होता है, इसलिए इसको ज्यादा पीछे मत पड़िएगा। यह क्लियर आउट उतना फेमस भी नहीं है, जितना फेमस आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, उतना ज्यादा फेमस नहीं है। देखिए क्लास तो हम लोग सब कुछ दे देंगे आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप उसको अपना डायरी में अलग से करते जाइएगा कि 1 नंबर इंपॉर्टेंट है यार, हम एक याद करते हैं आज। तो चर्न आउट का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में मतलब उत्पादन होना, ठीक है ना। चलिए तो इसका हिंदी सेंस आपके पास होता है उत्पाद मिलना। कंपनी फैक्ट्री का क्वेश्चन आएगा और उसी सेंस में आपको यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में था क्लियर आउट। जैसे मान लेते हैं कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, आपको चीजों को क्या करना है, साफ करना है ना, है ना, साफ साफ सजाना। किसी को बढ़िया से कोई चीज मतलब गंदा ना दिखे, कहीं पे कुछ उटपटांग से चीजें ना दिखें, तो साफ साफ सजाने के सेंस में आप क्लीन और क्लियर के सेंस में यूज करते हैं। अब इस पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिनका प्रैक्टिस आपको करना होता था, तो चलिए आपके उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बताता हूँ। कह रहा है ना कि कमरे को जल्दी से करो क्योंकि गेस्ट जो हैं आने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए कमरे को क्या करो, जल्दी से क्लियर आउट कर दो, समझाना था, साफ साफ सजा दो। अगला मैं कह रहा था रिसेशन के कारण फैक्ट्री जो है आपके पास में वो प्रोडक्ट को नहीं कर पा रही है, चर्न आउट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है ना, बाकी स्टॉप के बाद V4 लगता है इसलिए यहाँ पे ING लगा है। अगला क्वेश्चन है कि वेन आई आस्क्ड हर टू कम विथ मी टू द ग्रेवयार्ड। देख लो मेरा क्या था ना, क्वेश्चन में क्रीमेशन ग्राउंड या ग्रेवयार्ड मिलेगा। तो जैसे ही मैं कब्रिस्तान के लिए उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने रात में कहा कि भाई मेरा दिल धड़कता है, मेरा तो मुर्गी वाला दिल है, मैं नहीं जाऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिकन। यू मस्ट ए प्लान बिफोर डूइंग एनी वर्क। अब कह रहा ना कि कोई काम करने जा रहे हो भैया, तो कम से कम कोई योजना तो बना लो। तो कोई योजना बना लो यानी चौक उठाओ और उसको बोर्ड पर सजा लो। तो मैंने कहा था ना कि प्लान देगा क्वेश्चन में, देखो दे दिया। चलिए ये था आपका सेकेंड पेज। अब हम लोग थर्ड पेज में आते हैं। चलिए अब थर्ड पेज में आप स्टूडेंट देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो इसमें आपको दिया हुआ है थीम बाइज इडियम्स, यानी एक ऐसा कलेक्शन मुहावरे का जो आप स्टूडेंट होने के नाते तो बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाओगे। एक टीचर होने के नाते हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है ना, और हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो हम लोग वहां से आपको चीजें बता सकते हैं। तो पहला देखो आपको दिया गया है कीवर फिश। आपको खुद भी लग रहा होगा कि खास करके हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो थोड़ा सा अजीब होता है ना, इसको कहते हैं जो थोड़ा अजीब होता है। तो कीवर फिश का मतलब अजीब व्यक्ति। ए बिग फिश का मतलब होता है कि जिसका पूरे गांव में बहुत बड़ा घर हो, इंपॉर्टेंट पर्सन। एक कोल्ड फिश का मतलब है कि आप जब भी उसको कुछ कहते हो उस पर कोई ठंडक ही छाया रहता है, मतलब इमोशनल है ही नहीं, इमोशन लेस इंसान है। फिश स्टोरी का मतलब ऐसी कहानी जो, अरे मछली की कोई कहानी होती है क्या, यानी बहुत छोटी कहानी बता रहे हो। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब सोच लो कि पानी कम जब कर देते हैं तो मछलियों के लिए ट्रबल हो जाता है, और उसमें आप मछली मारते हैं तो बेचारे के बेनिफिट उठा रहे हैं उसके प्रॉब्लम का।
अगर पानी ज़्यादा था तब मार के दिखाते आप, यानी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, आप खुद ही सोचो कि अगर मछली को हम पानी से बाहर ले आएँगे तो इसका सेंस है बेचारा मुश्किल में पड़ जाएगा, इन डिफ़िकल्टी। फिश इन बैरल, ये तो और बेकार काम है, इससे कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। बैरल का मतलब नाद वगैरह होता है जो गाँव में रखते हैं छोटा-सा और उसमें मछलियाँ पालते हैं। तो अगर आप नाद वगैरह में मछली रखा हुआ है और उसको मार रहे हो तो आप बहुत आसान काम कर रहे हो, है ना? कोई बहादुरी वाला काम तो आप कर नहीं रहे। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आई हैव अनदर फिश टू फ्राई। आप कहते हो कि देखो भैया जल्दी-जल्दी काम जो है करवा लो, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। इसका मतलब बहुत सारे और भी काम मेरे को हैं। ड्रिंक लाइक फिश, अब खुद ही सोचो अगर कोई शराब पीने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए बैठता है और बहुत ज़्यादा पीता है, तब बोलते हैं यार तुम आदमी हो या मछली? इतना कोई पीता है? तो ड्रिंक अ लॉट, खास करके अल्कोहल के लिए ही यूज़ करते हैं। फिश आउट ऑफ द पैन, ओएमजी ये क्या हुआ? तो मान लो तुम्हारे पास जो तवा है जिसमें आप मछली तलोगे, आप उससे बड़ी मछली मिल गई आपको। इसका ये मतलब है कि आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसका सॉल्यूशन करने के लिए आपका दिमाग उतना बड़ा है ये नहीं था। यानी कि ए प्रॉब्लम हार्ड टू सॉल्व, आपको कोई प्रॉब्लम हार्ड लग रहा है सॉल्व करने में। जैसे होता नहीं कि आप लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाते नहीं हो और एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, आपके लिए हो गया कि अरे यार इज दिस क्वेश्चन इज फिश आउट ऑफ द पैन। 11 में है नाइदर फिश नॉर फाइल, ना तो कोई मछली है ना तो मेरे पास कोई फॉल है, मतलब ना कोई मछली है ना मछली जैसी कोई दूसरी चीज है, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। हैव नथिंग टू डू। टू फिश फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है कि आप कहीं से मछली सूंघ सूंघ कर आ रहे हो, यानी आप किसी के बारे में मछली सूंघने जा रहे हो, यानी आप चाहते हो पता करना किसके यहाँ गेस्ट आ रहा है भैया, है ना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रहे हो। ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। फीस अराउंड का मतलब आप खुद ही सोचो, लगता है यार हम चारों ओर देख लिए कहीं नहीं मिला, कहाँ से ये आपको आवाज आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, है ना। तो फीस अराउंड का मतलब होता है लुक फॉर समथिंग, यानी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाना। फीस आई, ओहो, इसका मतलब है कि मछली की आंख होती कितनी बड़ी है, छोटी सी ना। तो फीस आई का मतलब गिव समवन ए मीन लुक, है ना। किसी को मछली की तरह आँखें चौंधिया कर देखना नहीं होता, लगभग आँखों को बंद करके आप देखते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हमसे नफ़रत या तो इसको हो रहा है या हम पसंद नहीं आ रहे हैं। तो फीस आई का मतलब होता है गिव समवन ए मीन लुक, मतलब किसी को थोड़ा-सा उपेक्षित नज़रों से देखना। और ये आपके रॉकी भैया के लिए हुआ, जो केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया था एंडिंग में कि पूरा का पूरा जहाज में सोना लेकर के वो जल समाधि ले लेते हैं। तो स्लीप विद द फिशेस का हिंदी हो रहा है जल समाधि लेना। और जल समाधि लेने का मतलब आदमी गुजर गया है, उसकी मौत जो है हो चुकी है। पास अवे, किक द बकेट या डाई। तो ये था आपके सेक्शन का हिस्सा जिसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब एक्चुअल कहानी जो है वो सिखाने वाली आपके पास है। देखो सबसे पहले एक बात का ख्याल करना, बेसिक क्लोज टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लोज टेस्ट को बढ़िया से सीखना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्लोज टेस्ट बनता कैसे। और इसके नीचे एडवांस क्लोज टेस्ट उनके लिए है जो ऑलरेडी क्लोज टेस्ट में अच्छे हैं, बस उनको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होता है क्लोज टेस्ट का, तो उनके लिए मैंने दिया है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट का ख्याल रखने का कोशिश किया गया है। लर्निंग आपका इम्पोर्टेंट है। अब कह रहा है कि हॉबीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो मुझे लग रहा है कि ये कहना ये चाह रहा था कि हॉबीज एक्चुअल में एक्टिविटी जो होते हैं ना, आप खुद ही सोचना, हॉबीज प्लुरल नाउन है, इसमें पूरा में थिंग्स और एक्टिविटी ही प्लुरल है। तो थिंग्स को कौन इज्जत देता है यार, इसको तो नॉर्मल मान के चलेंगे। तो हमको लग रहा है कि 1 नंबर का ब्लैंक स्पेस के लिए क्या वर्ड अच्छा है? एक्टिविटीज। कि हॉबीज कहने का मतलब एक्टिविटीज है। जो अक्सर है जो कि लोग है जो कि कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट करने का मतलब है कि उसे अप्लाई करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं अपने दिन भर के फ्री टाइम में। काफ़ी लोग हैं होंगे जो हॉबीज़ को अपने अ, कौन से टाइम में यूज़ करते हैं? खाली टाइम में यूज़ करते हैं। तो खाली टाइम में अपनी हॉबी को खाली टाइम में क्या करते हैं? भरते हैं खाली टाइम को। तो खाली टाइम को भरना का इंग्लिश क्या होगा? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का हिंदी होता है भरना। फिर करा था और ये हॉबी जो होते हैं उनको आनंद भी महसूस कराते हैं। अब यहीं से अगर क्वेश्चन आता है गिव देम ग्रेट ब्लैंक स्पेस, तो हम प्लीज़र सोचते ना कि अच्छा उन्हें क्या देते हैं ये हॉबी, तो प्लीज़र देते हैं। फिर आगे आपके पास है सम ऑफ मोर हॉबीज। अब सबको पता है कि जब हम लोग मोर वर्ड का यूज कर रहे हैं, हॉबीज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा एडजेक्टिव लाना चाहिए क्योंकि मोर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है जो कि कॉमन हो। क्योंकि कहना ये चाह रहे हो कि बहुत सारे ऐसे भी हॉबीज हैं जो सब लोग करते हैं, तो कॉमन हॉबीज है। सम ऑफ द मोर कॉमन हॉबीज आर रीडिंग,
स्टाम्प कलेक्टिंग, डांसिंग, ये सब है। ये सारे ऐसे हॉबीज हैं जो यंग भी करते हैं और ओल्ड भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये ऐसे हॉबीज हैं जो यंग हो या ओल्ड हो, दोनों के दोनों क्या करना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। तो एडमायर कौन पूछेगा यहाँ पे, जब इंजॉय वर्ड है तो यहाँ पे इंजॉय होगा, जो इंजॉय करते हैं दोनों। इस प्रकार से कुछ हॉबीज जो कि आप शायद सोचते हैं कि सिर्फ बच्चे करते हैं, वो टेकअप, है ना। टेकअप का मतलब होता है कोई भी काम को हाथ में लेना, हाथ में लेना कोई भी काम को। ये सिर्फ बच्चे ही हाथ में लेते हैं कुछ हॉबीज को, तो ऐसा सोचना गलत है। ये ऑल्सो टेकन बाय एडल्ट्स, ये वयस्क लोग भी करते हैं। वन ऑफ देम इज डॉल, ओ यानी लड़कियों के लिए भी कुछ रखा है। और कह उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं हॉबीज में, जो कि डॉल कलेक्शन भी एक ऐसी चीज है जो बच्चे और बुजुर्ग दोनों करते हैं। बिकॉज दे देम, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो होता है, इन्हें क्या करते हैं, अब जानते हैं नहीं होगा। अब प्लीजर ही एक बच रहा था और एडमायर बच रहा है, लेकिन वर्ब चाहिए ना। तो वर्ब चाहिए तो हम प्लीजर को कैंसिल करते हैं, और जो यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था किसको, एडमायर को, उसको कहते हैं भैया अब आ जाओ, तुम्हारी जरूरत मुझे पड़ गई। तो आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, 5, है ना। इस हॉबी को वे लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो कीप द डॉल्स केयरफुली बिकॉज दे डू नॉट वांट द डॉल्स कंडीशन टू डेटेरियोरेट, मतलब द डैमेज। वो डॉल को केयरफुली भी रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस डॉल को दौड़ा किसी भी, जरा भी कहीं पे डैमेज हो। ये था आपका बेसिक क्लोज टेस्ट। चलिए अब कहानी आने वाली है एडवांस क्लोज टेस्ट। अब इसमें हम लोगों को दिक्कत ये आने वाला है, अगली बार से मैं ख्याल रखूंगा आप लोगों का कि जब डिस्कशन करना होता है तो क्लोज टेस्ट एक जगह इकट्ठा होना चाहिए था। अब यहाँ पर आ गया और उधर आपका ब्लैंक स्पेस है, मुझे समझाने में तकलीफ होगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग अपना अपना सीट ओपन करके अगर बैठिएगा तो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे, और पहले इस एडवांस क्लोज टेस्ट के जो ऑप्शंस उधर हैं, इसके लिए मैं अपने पास एक सीट रख लेता हूँ। नहीं तो बार बार मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा आप लोग का। चलिए स्टूडेंट हो जाइए रेडी। देखिए सबसे पहले कह रहा था कि इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ कुछ हिस्सों में ग्राउंड जो होते हैं वो सेक यानी हिलते हैं, है ना। सेक का मतलब हिलना होता है, थरथराना होता है। चलिए तो हम लोग इसका सेंस समझ ही रहे हैं। चलिए तो आपका कुछ ग्राउंड क्या करता है, सेक करता है मतलब थरथराता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। इस कोलोकेशन को लिख लेना, ये कोलोकेशन है, ये फिक्स चीज है, इसको नोट कर लेना, है ना। समय समय पर। इसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक। तो यहाँ पे जो आंसर आपको भरना चाहिए था वो अर्थक्वेक भरना चाहिए था। आपके पास ऑप्शन होगा, जिनके पास सीट है, और जिनके पास सीट नहीं है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस में कर दूंगा। और अगर एंड इफ इट इज अ बैड वन, और लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। द नंबर ऑफ, अब सबको पता है कि जो जान माल की हानि होती है, इंजर्ड पीपल को जो लोग मारे जाते हैं, इसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कैजुअलिटी बोलते हैं, जान माल की हानि। तो कैजुअलिटी यहाँ पे आपको आंसर करना चाहिए था। चलिए तो जो कैजुअलिटी, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज होती है, इसके जान माल की जो हानि होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। बिल्डिंग्स ऑफन, सबको पता है यार कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वो भी ढह के गिर जाते हैं, तो कोलैप्स होना चाहिए था यहाँ पे, बड़े बड़े बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं। एंड हैव बीन टू सर्च, और सबको पता है कि लोगों को बचाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको इंग्लिश में रिस्क्यू कहते हैं। रिस्क्यू टीम्स हैव टू सर्च फॉर पीपल, और रिस्क्यू टीम जो होती है उन्हें सर्च करना होता है लोगों को, जो कि हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है ना कि भाई आप फंस गए हो जाल में, तो वही है, इस अर्थक्वेक में फंस गए होंगे। जो ट्रैप्ड हो जाते हैं अंडर द, अब क्या होना चाहिए था, रबल। रबल का मतलब होता है आपके पास कंक्रीट वगैरह का ढेर, RUBBLE, रबल। ये वर्ड आपके लिए नया है, आप इसको रख सकते हैं अलग से। जो हो सकता है कि कंक्रीट के ढेर वगैरह में क्या हो, फंस गए हो। कभी कभी वाटर सप्लाई आर अफेक्टेड, वाटर सप्लाई भी इसकी वजह से प्रभावित होता है, क्योंकि जब बिल्डिंग डैमेज होकर गिर गया है तो उसके नीचे पाइप का सप्लाई, जो वाटर का जो करने के लिए पाइप वगैरह है, वो भी तो डैमेज हो जाता होगा।
एंड देयर इज एन ऑफ डिजीज, और सबको पता है कि बीमारियों के लिए एक ही वर्ड बनता है और वो आपका कोलोकेशन ये भी है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज। आउटब्रेक ऑफ डिजीज, तो ये सब जो भी कोलोकेशन है ना, आप इसको लिखते चलो, अपना एक कोलोकेशन डायरी बनाओ छोटा सा पतला सा उसमें। और ये जो होते हैं ये बीमारियों को मतलब कि फैलाने का काम करते हैं, तो आउटब्रेक ऑफ डिजीज भी इसकी वजह से क्रिएट होता है। कॉल्ड ए एन टीम, आप सबको पता है कि ये जो काम करने के लिए यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एपेडेमिक से रिलेटेड टीम होती है, आपदा से रिलेटेड टीम होती है, इसलिए एपेडेमिक टीम कहना चाहिए था। और हाँ, तो करा था कि कॉल्ड ए एपेडेमिक टीम। ओके, यहाँ पे 9 नंबर में ब्लैंक इशू थोड़ा सा हो रहा है। और ये भेजे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प करने के लिए बीमार लोगों को। सबको पता है कि जो डेथ टोल ये भी कोलोकेशन है बउआ, है ना। जितने भी कोलोकेशन आएंगे मैं बताता रहूंगा, आपको लिखते रहना है और उनको रिवीजन करते रहना है। डेथ टोल, डेथ टोल का मतलब होता है आपके पास में नंबर ऑफ, है ना, डेथ पीपल। और जो डेथ टोल जो होता है आपका, वो आपका है जो कि लगभग 100 या 1000 भी हो सकता है, यानी मारे गए लोगों की संख्या 100 और 1000 भी हो सकती है। तो ये था आपका जो एडवांस क्लोज टेस्ट था। अब इसके सारे ऑप्शंस यहाँ थे, है ना, इसलिए हम लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा था। चलिए अब यहाँ से आते हैं प्रीपोजिशन फिलर में, जो कि एक्चुअल में आप लोगों को क्या करने वाला है, लैंग्वेज सुधारने में बहुत मदद करता है। तो लिख रहा था कि ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप द रिवर, अगर आप मोशन से किसी जगह पे उछलते हो तो इसके लिए यूज होगा इनटू, है ना, जंप अपॉन या तो इनटू, जब भी जंप का यूज करेंगे तो। ठीक है, तो इस बात का हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जंप जो वर्ड यूज होता है वो खास करके तब यूज करना है जब कोई व्यक्ति मोशन के साथ कोई काम करता है, वो ऊपर की ओर जाएगा तो अपॉन होगा। जैसे शेर एक जंप करता है हिरन पर, तो वहां पे अपॉन लगेगा। और इनटू है तो रिवर वगैरह के लिए, तो जंप इनटू द रिवर और जंप अपॉन द डियर। ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो आप सबको पता है कि जब कोई ट्रेन जो आएगी वो जनरली किसी प्लेटफॉर्म संख्या पर आएगी, और वो संख्या जनरली जो होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, फिक्स। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कितने लोग इसमें जल्दी जल्दी में ऑन मार देंगे। ठीक है, तो इसको भी सिखा देता हूँ, इसको भी उसी याद कर लेना है, एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। ठीक है, और क्या हो गया, ऑन सेकेंड फ्लोर, ऑन सेकेंड फ्लोर, यानी कोई आपके घर का फ्लोर होता है, फ्लोर नंबर, तो उसके लिए हम सेकेंड वर्ड थर्ड वर्ड यूज करके ऑन लगाते हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर के लिए एट लगाते हैं। इस क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बॉयज एम राइट द रिवर, देखो जब भी हम लोगों को किसी भी जगह से पार करते हुए निकलना है तो वहां पे यूज करना है एक्रॉस, अगर कांटेक्ट होगा तब। तो अब नदी तो है, तो नदी में तो कांटेक्ट होना ही होना है, नदी के पानी में, तो एक्रॉस द रिवर। और अगर जंगल से गुजरते हैं तो उसमें कांटेक्ट नहीं होना है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट। चलिए, तो आंसर फाइनली क्या हो गया, अक्रॉस द रिवर। लेट अ सीट डाउन द शेड ऑफ ए ट्री, तो जब शेड वर्ड यूज करेगा तो इन यूज करिएगा, और शेडो यूज करेगा तो अंडर यूज करिएगा। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल से आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या लिख रहा था कि चलो हम लोग बैठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, शेड में। तो मैंने आपको कहा कि इन द शेड होता है और अंडर द शेड होता है, मतलब छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, शेड छोटा है और शेडो बड़ा है, तो वहां पे क्या करना है, अंडर लगाना है, अंडर द शेडो। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पांचवा था कि बस जो था 50 पैसेंजर के साथ नदी में गिरा। अभी मैं बोल रहा था कि अगर मोशन रहेगा तो इनटू लगेगा, तो नदी में का मतलब मोशन होगा, में का हिंदी है तो इन और इनटू हो, तो बीथ और इनटू के कारण आंसर सी करेंगे। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट में है कि कृपया कर आप मुझे इस पते पर लिखें। तो क्वेश्चन में पत्र भेजने के लिए बोल रहा है, नहीं लिखने के लिए बोल रहा है, तो लिखने के लिए ऑन यूज करिएगा और भेजने के लिए एड्रेस के लिए टू यूज करिएगा। तो इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, राइट ऑन एड्रेस, क्योंकि एक्चुअल में उस एड्रेस को लेटर पर लिखना होता है ना, तो पर का हिंदी आएगा। और भेजने में क्या होगा कि आपके घर से मेरे घर में लेटर पहुंचेगा, तो स्थान परिवर्तन में हमेशा टू लगता है, तो सेंड टू द एड्रेस। ठीक है, तो राइट ऑन एड्रेस, सेंड टू एड्रेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7th नंबर है वो एक्चुअल में आपका एक
प्रूवर्ब होता है मतलब मुहावरा या इडियम्स कह सकते हैं, डेंजर एट द डोर। ठीक है ना? क्या होता है भाई? डेंजर एट द डोर। तो हमको ये कोलोकेशन है, हमको याद करना पड़ेगा। इसका हिंदी होता है निकट का खतरा। ठीक है? डेंजर एट द डोर का मतलब होता है वेरी नियर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा था कि अगर समुद्र का किनारा है और उसमें खजाने को छिपाया गया है, तो ये आपको नीचे तो होगा, तो पानी के अंदर है सबसे पहले, तो इंग्लिश में भी अंडर होगा, और कॉन्टेक्ट में भी है सतह के, तो अंडरनीथ होगा। ठीक है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं यही बताऊंगा 8 नंबर के लिए, कि आप लोग इसको भी कोलोकेट करके याद कर लो। कैसे याद कर लो? कोलोकेट करके, मतलब अंडरनीथ, और उसके बाद याद कर लो क्या? सी शोर, है ना? सी शोर, समुद्र के किनारे के नीचे में कोई चीज अगर है डूबा हुआ, तब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो 9th नंबर आपके पास होगा, इसमें मेंशन किया हुआ है आपके पास में क्या? ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि फ्रॉम जो होता है वो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या मांगेगा? टू मांगेगा। तो फ्रॉम के साथ टू लगता ही है, इसके आंसर आप भी कर सकते थे। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में था इट विल टेक 3 hours टू बाग द फॉरेस्ट। अभी मैं बता रहा था ना, अक्रॉस द रिवर थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पे काम कर गया। ठीक है? चलिए, तो प्रीपोजिशन आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन जो फिलर दिया गया है वो एक थीम पर ही आधारित दिया गया है, कि एक टाइप का कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट का बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पे आपको राइट ऑन एड्रेस, सेंड टू एड्रेस, ये सब चीजें जो मैंने समझाई हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, ऑन सेकेंड फ्लोर, अक्रॉस द रिवर, थ्रू द फॉरेस्ट, है ना? जंप अपॉन द डियर, जंप इनटू द रिवर। इन सब चीजों को रिवीजन कर लेना एक बार। एडवांस फिलर में आ जाओ। सबसे पहले तो आपको एडवांस फिलर नाम से डरना नहीं है। समझ लो कि ये कुछ नहीं है एक्चुअल में। ये बेसिक फिलर से भी आसान होता है, क्योंकि इसमें जो भरना होता है ना, एक ही को ऑप्शन ही रहता है, और वही दिख जाता है मुझे तो। सबसे पहले क्या रहता है? क्या? एक प्रीवियस केस होता है या एग्जाम्पल होता है, बस हो गया। प्रीवियस एग्जाम्पल को हिंदी भाषा में हम लोग जो भी कहेंगे, नाउन कहेंगे। दूसरी बात, ईज के बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसके पहले भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन होता है। अब जब क्वेश्चन में नाउन या प्रोनाउन चाहिए था, तो ये ईएनटी से हो गया एडजेक्टिव, एएल से हो गया एडजेक्टिव, ईएनटी से हो गया एडजेक्टिव, और ईएनटी से क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मुझे पता चल गया कि ईएनटी का मतलब एडजेक्टिव है, तो क्वेश्चन में क्या चाहिए था? ईएनसी चाहिए था, और ये होता है क्वेश्चन में क्या? नाउन। तो बिना पढ़े लिखे आंसर सी। बाकी अगर आप समझ करके बनाना चाहते हो, तो यही होगा कि किसी भी प्रकार के केस में, पुराने जो केस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? काम करते हैं समझने में मदद करने का। तो प्रेसिडेंस का हिंदी होता है आपके पास में पूर्व उदाहरण। पूर्व उदाहरण, जैसे होता है ना कि आप पढ़े होंगे जब सिविक्स वगैरह, तो उसमें होता है ना कि बाय द वे ये बनाम ये, है ना? हीरालाल जे कानिया बनाम ये केस। तो जो ये जे बनाम और के बनाम जो पढ़ते हो, एक्चुअल में प्रेसिडेंस होता है वो, पूर्व उदाहरण होते हैं। चलो, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आलोक इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट हीज 4 days बिफोर। देखो, इसको बनाने का दो तरीका है। अब कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट आपको क्या, कि अगर हम आंसर टिक आउट भी करा दें, तो कहोगे सर हैड भी 3 यहाँ भी है और हैड भी 3 यहाँ भी है, तो हैड टेकन नहीं होगा। बल्कि देखो, पहले सीखो यहाँ से, कॉन्सेप्ट बहुत ही इसमें गहरा है। टेक प्लेस होता है, बराबर होता है क्या? हैपन। पहले तो ये सीखो। टेक प्लेस बराबर क्या मैंने बताया? हैपन, घटित होना। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि टेक के बाद प्लेस तो है नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। आंसर हो गया क्या? डी नंबर। अब आपको फाइनल करना होगा कि डी और बढ़िया से समझाओ सर कैसे। तो अक्सर मैं आप लोगों को एक बार सिखा देता हूँ, एगो के साथ में भी टू, ठीक है, और बिफोर के साथ में हैड भी 3। अगर आप इस बात को अपने पास रख लोगे, तो बोनस ही बोनस होगा एग्जामिनेशन में। तो मुझे समझ में ये चीज़ जब आती है, तो आपको भी मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो कन्फर्म था कि हैड भी 3 वाला आंसर होगा, तो बी और डी बच रहा था। फिर आपको मैंने बताया कि टेक प्लेस बराबर हैपन होता है, तो हुआ। तो आंसर आपके पास फाइनली 4 हो गया। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आज के समय में टीसीएस का ही ट्रेंड में आ सकता है, कि मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट। अब वन ऑफ द मोस्ट का मतलब है कि इसमें आर्टिकल द जब लग गया है, तो आर्टिकल तो लगेगा ही नहीं पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाएगा आर्टिकल के कारण,
और ऑप्शन 2 भी कट कैंसिल हो जाएगा आर्टिकल के कारण। अब सबको पता है कि जो लोग फेमस होते हैं उनको हम नोटोरियस नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बैड सेंस में यूज होता है, ठीक है ना, ये बैड सेंस में यूज होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, इमिनेंट होगा। ठीक है, इमिनेंट यानी फेमस। तो ये आपका टीसीएस टाइप का ऑप्शन था, जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आप समझ सकते हैं चीजों को। बेसिक पैराजंबल का मतलब होता है आपका ऐसा पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो थोड़ा आसान हो। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलते हो तो सबसे पहले आपको नाउन या सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उसके बाद उसका रिलेशन, फिर उसका वर्ब ढूंढना होता है। फिर से एक बार, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए किसी भी पैराजंबल के लिए। सब्जेक्ट के बाद आपको रिलेशन देखना है कि उसका और कहीं पे कुछ रिलेशन वगैरह है ना। रिलेशन को ही आप दूसरी भाषा में डिटेल कर सकते हैं, रिलेशन को ही आप क्या कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। और उसके बाद उसका मेन वर्ब का रिलेशन देखिए। खत्म हो गया, इतना ही करना है मुख्य रूप से। चलिए, तो मैंने यहाँ से देखा कि ओनली व्हेन द मासेस आर, मुझे यहाँ से पता चल गया है कि क्वेश्चन में आर के बाद हमको क्या चाहिए, इसका V3 चाहिए, इसका V4 चाहिए, या तो इसका एडजेक्टिव चाहिए। पढ़ते जाओ और ऐसे सोचते जाओ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, इसका मतलब ये लग रहा है कि क्वेश्चन का पर्पस है, ऑब्जेक्ट है। पर्पस का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ये लग रहा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है। रियल डेमोक्रेसी विल कम इन टू बिंग, आप सबको पता है कि क्वेश्चन में रियल डेमोक्रेसी जो आपके पास लिखा गया टर्म था, ये एक्चुअल सब्जेक्ट था। इसका एक्चुअलरी आपके पास हो गया और वर्ब हो गया आपके पास, तो मेन वर्ब हो गया। अब जो बीइंग है वो अपने साथ हमेशा डिमांड करता है कि हमको V3 चाहिए, तो बीइंग के साथ V3 लिखने के लिए हमको आर के बाद क्या चाहिए, चलिए जल्दी से बताइए, एस चाहिए। अब बताइए आर और एस के साथ कॉम्बिनेशन, यानी आर पहले और एस जब भी होगा बाद में होगा। तो देखिए आर और एस में यहाँ पे आर पहले नहीं है, ये कैंसिल हो गया। आर एस यहाँ पे साथ में है, आर एस यहाँ पे साथ में है, और यहाँ पे साथ में है, मतलब आर पहले है। एक बार इसको भी पढ़ लो। अब वेकेंड एंड टेक पार्ट इन, अब इन के बाद हमेशा क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो इन के बाद नाउन होने का मतलब है कि यहाँ पे क्यू चाहिए। अब यहाँ से ऑप्शन क्रिएट करो, क्या क्या हुआ, आर के बाद एस चाहिए और एस के बाद क्यू चाहिए। अब आंसर मैच कर दो, है ना, एस के बाद क्यू, आंसर डी हो गया। ये हो गया ना कि आप अगर हिंदी नहीं करके बना सकते हो तो, अगर आप हिंदी करके बना सकते हो तो आप सीधे कहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग awakened and take part in, sorry, real democracy will come into being only when the masses are awakened and take part in the economic and political life of the country। तो ये सिस्टम से हुआ हिंदी से बनाना। तो हर तरीका का इलाज होता है हम लोगों के पास, तो हम आपको दोनों तरीके दे दिए। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है एडवांस पैराचंबल, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगेगा, जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए खास करके क्रिएट किया गया है। और कई बार होता है कि सीजल वाले बच्चे हों या एमटीएस वाले बच्चे हों, उनको भी कभी कभी लेंदी क्वेश्चन दे देता है, तो उनको भी ये काम करेगा। और देखो बैंकिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस कहानी में ज़्यादातर जो टर्म है इकोनॉमिक नेचर के होते हैं और करेंट होते हैं। तो पहले लिख रहा है क्या, चाइना का जो बिगेस्ट कंसर्न है वो आपका कीम रिजाइम में थोड़ा सा दबदबा कमता हुआ मतलब लग रहा है, कि मतलब चिंता का सबसे बड़ा जो चाइना में चर्चा का विषय है वो कीम का जो रिजाइम है। रिजाइम का मतलब होता है इनका जो कार्य करने का अवस्था है, राजा रहने का अवस्था है, उसको बोल रहा है। तो किंगहुड या किंगडम या किंगशिप दोनों सेंस में यूज करो। फिलहाल तो किंगहुड होता नहीं है, किंगशिप यूज करो। इनका जो राज करने का जो तरीका है या समय पीरियड है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टर जो होना चाहिए वो एक्चुअल में ए ही होना चाहिए। फिर हम सी में आएंगे। दैट वुड नॉट ओनली ब्रिंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल के बाद मतलब ही है कि इसके बाद आपको नाउन चाहिए। आप सबको पता है कि नाउन चाहिए तो रिफ्यूजीज होगा, यानी सी के बाद बी फिक्स हो गया तो लास्ट में डी बचता है। ये और आसानी से लग गया। अब इसको पढ़ लो। चाइना का सबसे बड़ा जो कंसर्न यानी चिंता है वो हो रहा है कि कीम का, यानी यहाँ के जो कीम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा कोलैप्स हो रहा है, ढह के गिर रहा है। और दैट वुड नॉट ओनली लिविंग अंडर हेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉसिबल रिफ्यूजी अक्रॉस द बॉर्डर बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रूशियल बफर एंड ब्रिंग द यूएस राइट टू द इट डोरस्टेप, जिसकी वजह से बॉर्डर वगैरह पर इसका जो पकड़ है वो थोड़ा कमजोर पड़ा है। और आज अमेरिका जैसे संस्थान भी या देश भी इसके डोर स्टेप, यानी जो जो इसका प्रभावित क्षेत्र था या जो भी इसका अधिकृत क्षेत्र था वहां वहां अपना कदम पर आसार दूसरे कंट्री भी रहा है। बाकी इसको 2-3 बार करके खुद से भी करोगे तो आएगा धीरे धीरे आपके पास।
अब यहाँ से देखो कि जो आपके पास जो मैचिंग सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए वो ये चीज़ है, इसमें एक बहाना है क्वेश्चन बनाने का, एक्चुअल में आपको करंट घटनाओं से अवगत करा के रखना भी है। तो कह रहा है कि वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाते हैं? तो 31 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेंजर डे, है ना। वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 31 जुलाई को। कॉमेमोरेट यानी रिमेंबर, कॉमेमोरेट का मतलब रिमेंबर। देखो भाई इंग्लिश न्यूज़ पढ़ने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। तो वही करा था कि 31 जुलाई को मनाते हैं ये याद करने के लिए उन सारे रेंजर्स को जो कि मारे गए थे, इंजर्ड हो गए थे। किस दौरान इंजर्ड हुए थे, इसलिए कोई काम कर रहे हो तो कंटिन्यू में अगर तो भाईल बताओ, है ना। तो भाईल दे वेयर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एंड टू सेलिब्रेट द वर्क, मतलब ये जो काम पे थे ना तब ये मारे गए थे, ठीक है। और ये अपना ड्यूटी निभा रहे थे अपने नेचुरल ट्रीजर्स को, ट्रीजर का मतलब खजाना होता है, अपने नेचुरल ट्रीजर को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए। एंड हेरिटेज ऑफ द प्लेनेट। अब हेरिटेज नाउन वर्ड है तो नाउन के पहले फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो जैसे नेचुरल यहाँ पे एल वाला एडजेक्टिव था वैसे यहाँ पे कल्चरल होना चाहिए था, तो आंसर बी आएगा। ये बचाने का प्रयास कर रहे थे अपने प्राकृतिक संसाधन को और सांस्कृतिक विरासत को इस धरती का। अब आता है वो क्वेश्चन जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं आजकल, क्योंकि जब एक ईरर पूछता है तब तो बड़ा अच्छा से बता देते हैं बच्चे, लेकिन जब मल्टीपल ईरर रहता है तो उन्हें थोड़ा तकलीफ होती है। तो देखो यहाँ से देख लो, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का वर्ब कौन दिया, हैज, और हैज के बाद हमेशा भी हिस्ट्री होता है यार, तो अप्रूव में पहले क्या लगेगा, डी। अब मुझे एक तो पता चल गया कि एक तो आंसर होगा, क्योंकि एक में गलती है। ये अभी हम कंफर्म नहीं है, नहीं कंफर्म कर लेते हैं। एक जब गलत हो गया तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें और भी दोनों हो, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि अभी तक ए सही है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हुआ। और आगे पढ़ लो। ए वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़ फॉर टेकिंग रेन फेड फार्मिंग टू न्यू हाइट इन द हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। बी में कोई गलती नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। दिस रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द वेटरलैंड डिपार्टमेंट, वेटर से डिपार्टमेंट। इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू करना, जो आज आपको फ्रेज सिखाया था कैरी आउट, उसी का सब्स्टिट्यूशन है। हिंदी है कि वर्ल्ड बैंक ने एक 1000 करोड़ रुपए के लगभग का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है, जो कि एक्चुअल में है जो कि रेन फेड फार्मिंग को ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के बसे हुए लोग और गांव हैं वहां पर सपोर्ट करेगा। और ये रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट जो होता है ये आपका वाटर से डिपार्टमेंट के द्वारा संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेन फेड फार्मिंग का जो संयोजन किया जाता है ये प्रोजेक्ट, वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा संरक्षित है, तो आप बता सकते हैं वाटर से डिपार्टमेंट के द्वारा। चलिए अब जो मल्टीपल ईरर के बाद आपके पास जो एक सेक्शन बचा है वो है मैचिंग टेबल। तो 10 वर्ड मैंने सेट वन में कराए थे, 10 वर्ड आज को फिर कराने हैं। और इसमें अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशंस में आपको दिया गया है कंटेंट, ताकि आपका मीनिंग सेक्शन इस सीट के साथ अपडेट होता चला जाएगा। अमास का मतलब इकट्ठा होता है, अगर आप जानते हैं तो गैदर का सेंस लग रहा है, कलेक्ट का सेंस लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो कलेक्ट यूज कर सकते हैं और गैदर यूज कर सकते हैं, गैदर। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में एक्रीमोनियस होता है, जो ओ यू एस से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव है, और ये होता है जब रिलेशन खराब होता है, तीखा। इंग्लिश में आपका सेंस है स्टिंगिंग। अब स्टिंगिंग नहीं देकर के बीटर दे सकते हैं, है ना, और हार्स दे सकते हैं, HARSH। तो आंसर जो आपके पास इसका बन जाएगा वो ई बन जाएगा सेकंड का। एनोमली का मतलब होता है ना कि अगर हम लोग नॉर्मली नहीं चलते हैं, जैसे क्या लग रहा है कि आपको एनोमली पढ़ रहे हो, हम इसको पढ़ते हैं क्या, नॉट नॉर्मली, यानी कि अनियमित का सेंस हो रहा है। अब जो चीज़ अनियमित होता है हम उसको इरेगुलर भी तो कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि अनियमित का जब हिंदी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। फिर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का हिंदी मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सेक्शन में कई बार मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड लिखा रहता है। तो वो एक्चुअल में आपका टैलेंट देखना चाहता है मैथ और रीजनिंग का, इसलिए लिखता है। तो हिंदी में योग्यता बोलते हैं और इंग्लिश में टैलेंट बोलते हैं, तो आंसर सी होगा। एलिमोनी हम सब जानते थे कि जो खास करके पेमेंट वाइफ को दिया जाता है डिवोर्स के बाद, या हस्बैंड को, उसको कहते हैं। एटोन के साथ प्रीपोजिशन पूछेगा तो पहले तो जान लो कि फॉर लेता है, और एटोन फॉर का हिंदी होता है माफी मांगना, ठीक है ना। तो माफी मांगना का मतलब हो रहा है कि आप सॉरी फॉर का सेंस लेके जा सकते हो,
तो यहाँ पर तो फिलहाल ऑप्शन ई आएगा, क्योंकि मे कमेंट का हिंदी होता है आपने सॉरी बोला, क्षतिपूर्ति किया, कॉम्पेंसेट किया, ये सेंस। चलिए कॉम्पेंसेट भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अम्बिगुअस। इसका हिंदी भाषा में सेंस होता है कि अगर कोई चीज आपको दो अर्थों वाला लगता है, समझ में स्पष्ट नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अस्पष्ट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउटफुल। तो आंसर डी आएगा। नेक्स्ट में अवजर है। ऐसे ही पता चल रहा है कि अब जर जो, मर जो, चल जो, यानी कि आप त्याग कर दिया आपके घर वालों ने आपका। तो अवजर का हिंदी आपके सेंस में क्या करना है? त्यागना करना है। और यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या करना चाहिए था, एक करना चाहिए था। अलीग का मतलब ही पता चल रहा है कि लग रहा है एलिगेशन टर्म इसी से बना होगा, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। ये एक्चुअल में एलिगेशन नाउन होता है और अलीग वर्ब है। तो हिंदी सेंस में इसको बोलते हैं आरोप लगाना, और इसी वजह से आंसर आपको क्या करना चाहिए था? बी करना था। चलो अच्छा अच्छा। एक्मी का मतलब मैंने बताया था याद रखने के लिए, कि याद रख लेना कि लैक्मी का क्रीम का जो ब्रांड होता है वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वहीं से लैक्मी से एक्मी याद कर लेना कि शीर्ष बिंदु होता है, और शीर्ष का मतलब क्लाइमेक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो आंसर सी करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि आप अपेक्स भी यूज कर सकते हैं, तब ना सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। और शीर्ष बिंदु के लिए हम लोग जेनिथ क्लासेस भी लिख सकते हैं, पिनाइकल भी बोल सकते हैं, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम भी होते हैं। चलिए ये तो था स्टूडेंट जो आप लोगों का था। यहाँ पीछे लास्ट में आपको आंसर्स भी दिए रहते हैं, इसलिए कि आप स्टूडेंट होने के नाते क्वेश्चन को बनाओ और पीछे से आंसर्स भी मिला पाओ। चलिए अब आप लोगों का जो ये सेट आपने एक पूरा का पूरा सोल्व किया, उसका एक मिनी मॉक होता है खुद को जांचने के लिए। तो ये भी सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ। तो याद करके बताना कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर क्या पढ़े थे? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ अदर प्रॉब्लम। इमोशनल फेलो किसको बोलते थे? तो कीवर फिश याद करोगे तो कहोगे अरे यार ये तो अजैब बताओ तो ना, स्ट्रेंज पर्सन बताए थे आप। एक बिग फिश का मतलब मैंने बताया था जिसका गांव में बड़ा वाला घर होते हैं, इंपॉर्टेंट फेलो, है ना। और फिश आउट ऑफ द पैन का मतलब होता है हार्ड प्रॉब्लम, जो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो क्या बचा आंसर? ए कोल्ड फिश। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ठंडे हो, किसी की बातों का आप पर असर ही नहीं पड़ रहा हो, तो आप कोल्ड फिश हो, इमोशन लेस हो। तीसरा में करा था कि ट्रीजर को छिपाया गया था एक बड़े से समुद्र के किनारे में नहीं, समुद्र के नीचे में। तो मैंने इसको बताया था अंडरनीथ सीशोर, याद कर लो। रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट याद करो, मैंने बताया था क्या होता है? रिवॉल्यूशन, क्रांति या बदलाव। जैसे आप चेंज करते हो तो इसका मतलब बदलाव, और बदलाव का मतलब क्रांति। रिफरेंडम का मतलब मैंने कहा था कि पब्लिक वोट होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार के विषय को डिस्कस करके फाइनल करते हो। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जिसको हम ऑफिशियल नंबरिंग करते हैं। किस चीज का भाई? पॉपुलेशन का। पॉलिटिक्स होता है साइंस ऑफ गवर्नमेंट, के आखिर हम सरकार चलाएं कैसे। ठीक है, तो साइंस ऑफ गवर्नमेंट को ही सिखाया जाता है पॉलिटिक्स पे दुनिया में। पांचवा क्वेश्चन है कि मोटरिस्ट जो होते हैं उनको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि फॉलो करने का फ्रेज पढ़ाए थे आपको, कैरी आउट। चिकन आउट का मतलब मैंने बताया था कि अगर आदमी डर गया तब यूज करिएगा। बियर आउट का मतलब होता है कि कोई भी सबूत जो होता है किसी केस को वेरीफाई कर बैठता है। और कट आउट फॉर अगले सेशन में आपको मिलेगा, जिसका मतलब होता है सुटेबल, जो किसी जॉब या प्रोफेशन के लिए परफेक्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा था कि एक्मी, तो अभी पढ़ा था ना, एक्मी मतलब शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु यानी क्लाइमेक्स। बेस मतलब आधार, बॉटम मतलब आधार, नडायर का मतलब ही होता है आपका आधार यानी बेस। ये एंटो पूछता तो आंसर आप दे सकते थे। चलिए फिलहाल साइनो पूछा था तो आंसर हो गया। 7 में करा था कि आमास मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा का मतलब हमसे उल्टा पूछा है ना, तो कलेक्ट नहीं होगा, ये तो साइनो हो गया। स्टोर भी साइनो हो गया। होर्ड भी होता है संग्रह करना, साइनो हो गया। तो आंसर क्या बचा? डिस्पर्स, जिसका मतलब होता है बिखरना। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपको याद भी होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां है। जॉब सेक्टर को चाहिए कि वो प्लान करें क्या भाई? इक्वल जॉब प्रोफाइल्स नहीं, इक्वल जॉब प्रोफाइल। क्योंकि आज ही के क्लास में आपका सबसे पहला वनडे वन कॉन्सेप्ट में था कि अगर हम कभी ईच एवरी इन सब टर्म का यूज करते हैं ए एन वन का, तो उसके बाद नाउन सिंगुलर करना चाहिए था। तो प्रोफाइल में एस हटा के प्रोफाइल करिए। हाँ वन ऑफ रहेगा तो हो सकता है, लेकिन वन है तो फिर इक्वल है तो फिर सिंगुलर ही होगा। नौवा में आपको कर रहा था एक्टिव पैसिव लाने के लिए क्वेश्चन का सब्जेक्ट समन्स है, जो कि सिंगुलर होता है। इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा स्टूडेंट। तो गए, एस यू डबल एम ओ एन,
एस लगा दिए, फिर भी ये सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। अब जब इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें लगाना पड़ता है, जैसे क्लास का क्लासेस करते हैं ना, और वैसे ही आपको करना पड़ता है समन्स में ईएस। अब जाकर ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो मुझे पता चला कि समन्स तो सिंगुलर होता है, तो प्लूरल वर्ब कैंसिल करते चल जाइए, तो हैव कैंसिल, बेयर कैंसिल, और हैड तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन में हैज है तो हैज और हैव ही होता है ना, तो आंसर एक हो। क्वेश्चन आपका नरेशन का है, लेकिन ये सेज टू के कारण आपको पता है ना, टेंस चेंज अंदर का नहीं होगा, तो एम चेंज नहीं होगा, और सिर्फ चेंज होगा तो आपको माई चेंज होगा और आई चेंज होगा, मतलब पर्सन चेंज होगा, और पर्सन चेंज आप लोगों को सिखाया गया था 231 और SON के नियम से। याद करो, नरेशन का सबसे पहला क्लास, पहला ही दिन हम लोग ये सिखाते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, सॉरी, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा। 1 2 3 लिखना चाहिए था ना, 1 2 3 SON, अब जा करके सही हुआ। तो एक्चुअल में होता क्या है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर ही सी इट ये सब है तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, माई फ्रेंड के अनुसार चेंज हो जाएगा ही में, तो आई वाला पहले ऑप्शन कट कर लेते हैं। और फिर क्वेश्चन का टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे एम है तो हैज भी नहीं होगा, एम ही जार में ही कुछ होगा। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? सी। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट ही इज रेडी टू बाई हिज मंथली पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आप लोगों का सेट नंबर 2, यानी सेकेंड डे का सॉल्यूशन। तो अपने बच्चे जो भी आसपास आपके साथ वाले दोस्त लोग हैं, तो कृपया कर उन सभी को इस मंथली पास को खरीदने का मतलब कि है जो कि आग्रह करिए, है ना, और कोशिश करिए कि आप लोग सब के सब इस सीट को बना करके बढ़िया से मतलब कि रखें, और जब हम सॉल्यूशन वीडियो देते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को समझ लें। चलिए, तो फिर हम मिलेंगे आपसे में अगले दिन।